गुड आफ्टरनून गाइस। आज भी मेरा फेस आप लोग को नहीं दिखेगा, सिर्फ मैप के जरिए ही हमको पढ़ना है। ठीक, मैप आपको दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। कल की क्लास थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, लास्ट में मैं आप लोग को कुछ बता भी नहीं पाया, क्योंकि कल की क्लास कुछ प्रॉब्लम बस कट गई थी। तो आज वही क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। आज हम भारत के जो वर्ल्ड ज्योग्राफी बेस्ड इंडियन हिस्ट्री है उसको आगे बढ़ाते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन देखते हैं। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। कल हमने ये मैप को जान लिया था कि कौन क्या है, एक बार और आज हम रिवाइज करते हुए देखते हैं। ये देखिए, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप कल जैसे बताया था, ये आपका भूमध्य सागर, ये आपका लाल सागर, साथ में ऊपर में यूरोप महाद्वीप, और इधर जो दिख रहा है ये आपका एशिया महाद्वीप। ठीक, अगर अफ्रीका महाद्वीप में ओनली साउथ अफ्रीका है जहाँ से क्रिकेट खेलने आते हैं। ठीक, वही साउथ अफ्रीका कल बताया था। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये है आपका पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद स्पेन, स्पेन के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद इटली, इटली से स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के से ईरान, ईरान से ये आपका पोलैंड, पोलैंड के ऊपर में दिख रहा है ये आपको देखिए डेनमार्क, ये आपका ब्रिटिश ओशियन है, ये आपका आयरलैंड ओशियन है, ब्रिटेन, आयरलैंड। ठीक, ये अटलांटिक महासागर है, पूरा पानी से भरा हुआ, ये हिंद महासागर है। ठीक, अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक है, साउथ अटलांटिक है। ठीक, ये हिंद महासागर या इंडियन ओशन है। ठीक, यहीं से ध्यान दीजिएगा, ये आपका यूरोप महासागर है, देशों का समूह है यूरोप महाद्वीप है जो आपका देशों का समूह है। ये अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। ठीक, ये अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर। ठीक, अटलांटिक ओशन, हिंद ओशन या फिर इंडियन ओशन। ठीक, समझ पाए? देखिए, ये यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। हमारे पूरे विश्व में 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। ठीक, 7 महाद्वीप जिनमें से जीवन संभव है, महासागर में पानी जल से युक्त है, वो स्थान जीवन संभव नहीं है। हमारा जो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, तीनों महाद्वीप का समूह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हमारा एशिया महाद्वीप, आप जानते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पूर्वी देशों का समूह बोला जाता है, यूरोप को पश्चिमी देशों का समूह, ऐसा मान सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक, पूर्वी देश और यूरोप पश्चिमी देश। यूरोप महाद्वीप जो है, यहाँ की जलवायु ठंडी है। क्या है आपकी? ठंडी जलवायु है, ठंडा प्रदेश है, क्योंकि ये देखो ओशन से घिरा हुआ है। ठंडी जलवायु, ठंडा प्रदेश, सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष सीधी नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है, इस कारण यहाँ की जलवायु ठंडी है। ठीक, और हमको यहीं से रिलेट करना है। ठीक, यूरोप और एशिया पे ही ध्यान दीजिए, अफ्रीका का कोई नहीं, आपको बताने के लिए बताएगा। लाल सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर ये मान सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को बांटता है। ठीक, एशिया महाद्वीप में गर्म जलवायु है। ठीक, यहाँ तीनों कालीन मौसमें होती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु सब होती हैं। एक क्या है, संतुलित वातावरण, पर्यावरण और जलवायु हमको हमारे एशिया यानी भारत देश में मिलता है, एशिया महाद्वीप में मिलता है। कुछ कुछ प्रदेश यहाँ भी ठंडे हैं। ठीक, जहाँ हिम वर्षा होती है। ठीक, इतना तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब देखिए, हम अब समझ गए ये ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु, पूर्वी देशों का समूह। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से, तो आप और एक चीज़ और, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ये महाद्वीप। ठीक, 3 महाद्वीप को एक साथ लेके पढ़ रहे हैं। अब अफ्रीका महाद्वीप का हमारे भारत के इतिहास से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई मतलब हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखिए ऐसा है ये। ठीक, इसके बाद अब हम यूरोप और
एशिया में लेके चलते हैं। यूरोप महाद्वीप के देशों का समूह और एशिया महाद्वीप में भारत, ये दोनों से हम रिलेट करते हैं। यूरोप महाद्वीप देशों का समूह है। आप देख रहे हैं कैसे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो आज कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे हैं। ठीक, ये पूरा स्पेन, फ्रांस, इटली, सबसे बुरी हालत तो इटली में है, स्पेन में भी वैसे ही हो गई है, फ्रांस, ईरान, सब क्या है आपका कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? देखिए अब देखते हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से इंडियन हिस्ट्री रिलेट करते हैं। हमारा टॉपिक ही वही था। क्या था? यूरोपीय देशों का भारत, यूरोपीय कंपनियों का या फिर यूरोपीय देशों का भारत आगमन, मॉडर्न इंडिया। ठीक, और इसके बाद का टॉपिक रहेगा यूरोपीय देश जो भारत है वो भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया और कैसे उन्होंने पूरे भारत में कब्जा कर लिया, भारत उनके अधीन हो गया। ठीक, यूरोपीय देशों के समूह या फिर एशिया महाद्वीप में भारत एक सबसे बड़ा देश है। ठीक, चीन भी है ऊपर में, भारत को लीजिए। ठीक, याद रखिए। यहाँ से और भारत में बता दूँ तो ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये यूनान, टर्की, ग्रीक। ठीक, ये तिब्बत, नेपाल, भूटान और ये आपका बर्मा। और यहीं से जब बर्मा के बाद जब हमारा विश्व युद्ध के बाद अलग होगा कौन? बांग्लादेश। तो यही वाला हिस्सा बर्मा का थोड़ा हिस्सा लेके, नीचे का हिस्सा लेके क्या बनेगा आपका? बांग्लादेश बनेगा। ठीक, समझ पाएँ? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी तो जान लिए कि हम तीन देश कैसे भारत है, मतलब तीन महाद्वीप कैसे स्थित हैं, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देशों का समूह वो भी देख लिया, एशिया महाद्वीप में भी देख लिए कुछ देशों का समूह। यहाँ ऊपर में याद रखिए तिब्बत के जस्ट ऊपरी हिस्से में चीन स्थित है। ठीक, अब देखते हैं हम इसी से रिलेट करके आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय देशों का भारत आगमन और कंपनियों की स्थापना क्यों आए, किस कारण से आए। तो अभी मैंने बताया कि यूरोप महाद्वीप की जलवायु ठंडा प्रदेश है। ठीक, शीतल जलवायु रहती है। ठीक, तो जहाँ ठंडे प्रदेश के लोग रहेंगे वहाँ के लोगों को क्या रहेगी? गर्मी की आवश्यकता रहेगी। खाने में भी गर्म गर्म चीज़ें चाहिए उनको, तीखी मसाले युक्त खाना चाहिए। ठीक, तो ठंडी प्रदेश है, तो ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ तो मसाला का उत्पादन नहीं हो सकता। मसाला का उत्पादन वहीं होगा जहाँ गर्म प्रदेश है। तो गर्म प्रदेश आपको कहाँ है? भारत। ठीक, भारत में मसालों का भंडार माना जाता है। ठीक, गर्म मसाले, अरे आप जानते हो ना MDH, बहुत सारे मसाले हैं जी, राकेश मसाले, राजेश मसाले, ऐसे आप अभी रामायण देखते होंगे तो एडवर्टाइज आता होगा। क्यों आता है? हमारे देश में उत्पादन हो रहे हैं वो सब, तो इन्हीं के कारण और पूर्वी देश यानी भारत की समृद्धि के कारण ही यूरोपीय देशों का भारत में आगमन हुआ। ठीक, क्या कारण था? एक तो गर्म मसालों का अभाव रहा यूरोप में, तो उनकी खोज में वो भारत आए, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में रहते थे, उनको गर्म खाना बहुत पसंद था। ठीक, तो गर्म मसाले और गर्म वस्तुओं की खोज में भारत आए, साथ में भारत की समृद्धि को देख के वो भारत आए या फिर एशिया महाद्वीप के पूर्वी देशों के समूह में आए। ऐसा ये उनका मुख्यतः कारण रहा। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं कौन कौन भारत आए, कैसे। तो कल जैसे मैंने बताया था ये टर्की है, टर्की दिख रहा है, टर्की में 1414वीं शताब्दी, 1400 ईस्वी में 14वीं शताब्दी से पहले टर्की
से होके एशिया महाद्वीप में जाने के लिए एक स्थल मार्ग रहा। यूरोप के देश एशिया महाद्वीप में अगर स्थल मार्ग से जाए तो वो टर्की से होके जाता था, लेकिन टर्की में ऑटोनोमस साम्राज्य का समथिंग 13वीं से 14वीं शताब्दी के समय ऑटोनोमस साम्राज्य का कब्जा हो गया, अधिकार हो गया। तो अधिकार हुआ तो उन्होंने जो स्थल मार्ग एशिया महाद्वीप में या भारत में जाने के लिए था उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। ठीक, तो बंद कर दिया। तो अब ये यूरोपीय देश मसालों और अन्य गर्म वस्तुओं की खोज में कैसे जाएंगे किसी देश में? तो आपको दिख रहा है कि ये जल मार्ग तो बंद कोई नहीं कर सकता। स्थल मार्ग तो ऑटोनोमस साम्राज्य का कब्जा हुआ तो टर्की ने ब्लॉक कर दिया, अब कोई एशिया में नहीं जा सकता चल के, लेकिन जल मार्ग तो खुला है। तो इसी कारण अब जो भी देश यूरोपीय देश आएंगे वो स्थल मार्ग से नहीं जल मार्ग से आएंगे। ठीक, तो यही से अब ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहले, सब जानते हो, सबसे पहले बचपन में पढ़े हो जी ये चीज़, सबसे पहले ये जो पुर्तगाली रहे, पुर्तगाल, ये जल मार्ग से होते हुए, ऐसे होते हुए सबसे पहले भारत के केरल में आए। केरल कालीकट में कहाँ आए? भारत के कब आए? 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली ऐसे जल मार्ग से होते हुए केरल कालीकट आए। कालीकट या फिर कलिकट आए, जहां शासन कर रहे थे उस समय कलिकट में राजा जमोरिन के दरबार में आए। कौन आए? पुर्तगाल से। तो पुर्तगाल से 1498 में वास्को डी गामा आए। ठीक, वास्को डी गामा आए और वो राजा जमोरिन के दरबार में आए। राजा जमोरिन के दरबार में आए तो राजा जमोरिन ने उनको उनका सादा एकदम सहिष्णुतापूर्वक एकदम बहुत अच्छे से क्या किया, स्वागत सत्कार किया। और कलिकट आए राजा जमोरिन के दरबार में और उन्हें बहुत सारे मसाले और बहुत सारी वस्तुओं प्रदान की। और प्रदान करने के बाद फिर पुर्तगाली जो आए थे वो पुर्तगाल गए पुर्तगाल गए और उन्होंने जो भारत से लिए हुए मसाले और अन्य थे उनको यूरोप के बाज़ारों में बेचा, जिससे उनको बहुत लाभ हुआ और ये महसूस हुआ कि भारत में से हम मसालों का व्यापार यूरोप में कर सकते हैं। तो उनका एक लक्ष्य बन गया कि भारत से हम व्यापार करेंगे और व्यापार करके जो वस्तुएं गर्म मसाले लाएंगे उनको यूरोप के बाज़ारों में बेचेंगे। तो इसी लक्ष्य से फिर पुर्तगाल 1498 में आया था। उसके बाद 1503 में फिर से पुर्तगाली वही वास्को डी गामा फिर से भारत आएंगे, राजा जमोरिन के दरबार में ही आएंगे। और वो फिर ये केरल में कोचीन जानते हो, जिसको आज कोच्चि बोलते हैं, कोचीन में पहली कोठी स्थापित करेंगे अपना और भारत से व्यापार करना प्रारंभ कर देंगे। कौन? पुर्तगाली। 1503 में कोचीन में पहली कोठी स्थापित करेंगे पुर्तगाली लोग। ठीक, तो एक यूरोपीय देश पुर्तगाल कैसे आया भारत, आपको समझ में आया। इसके बाद देखते हैं 1498 में आए फिर 1503 में अपनी पहली कोठी स्थापित की। ठीक, कहाँ की? कोचीन, केरल। और वहाँ उस समय राजा कौन थे? राजा जमोरिन के दरबार कालीकट, केरल में कालीकट में आए थे। ठीक, समझ पाए। अब इसके बाद देखते हैं पुर्तगाल आ गए। पुर्तगाल के बाद यूरोपीय देश में अब पुर्तगाली आए तो पुर्तगालियों ने मसालों का जो क्या किया, जो सेलिंग है वो पूरे यूरोप में किया। तो उसको देखा और सब ने जाना कि ये सब कहाँ से लाए हैं? गर्म देश या फिर पूर्वी देश, समृद्ध देश भारत से लाए हैं। भारत में इसकी अधिकता है, अतुलता है, बहुत
उत्पादन होता है। ये गर्म जलवायु वाला, संतुलित जलवायु वाला देश है, ऐसा यूरोपीय देशों ने जाना। तो अब जब पुर्तगाल से प्रेरित होकर बाकी यूरोपीय देश भी लाभ कमाने और ये सब की इच्छा से कहाँ जाने को अग्रसर हो गए, भारत में। तब फिर पुर्तगाल के बाद पोलैंड, ये पोलैंड दिख रहा है, पी फॉर पोलैंड, पोलैंड में रहते हैं डच। तो फिर 1602 में पोलैंड में फिर डच आएंगे, डच भारत आएंगे। ठीक, 1602 में फिर डच आएंगे, डच आए भारत। और डच ने 1602 में भारत आया और 1602 में अपनी पहली कोठी, ये आपका इधर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी डचों ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में स्थापित की। ठीक, समझ पाए? आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी स्थापित की। ठीक, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी स्थापित की। ठीक, पुर्तगालियों ने कोचीन, केरल के कोचीन में स्थापित की और डचों ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में स्थापित की। ठीक, अब इसके बाद दोनों देश व्यापार करने लगे। पुर्तगाल से प्रेरित होकर डच आए। अब इन दोनों देशों से प्रेरित होकर कौन आएंगे? ब्रिटिश आएंगे। तो यही ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16वीं शताब्दी 1600 ईस्वी में हो गई थी। लेकिन याद रखिए, ब्रिटेन भारत 1600 में नहीं आएंगे। ठीक, ब्रिटिश से पहले आएंगे डच, पोलैंड से डच आएंगे, ब्रिटिश से पहले आते हैं। ठीक है, उस डच के बाद फिर ब्रिटिश 1600 में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब फिर इन दोनों देशों से प्रेरित होकर ब्रिटेन आएंगे। ब्रिटेन, यूरोपीय देशों के समूह में ब्रिटेन भी आता है। ठीक, तो अब ये भारत आएंगे, ये आएंगे 1608 में, ऐसे जल मार्ग से होते हुए ये भारत आएंगे। तो ये आएंगे, दिल्ली आएंगे। 1608 में आते हैं दिल्ली में। उस समय मुगल बादशाह, तत्कालिक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आते हैं। ठीक, जहांगीर शासन करते हैं 1627 तक शासन करते हैं जहांगीर। ठीक, तो उन्हीं के दरबार में फिर 1607 से 1627 तक शासन करते हैं जहांगीर। उन्हीं के दरबार में फिर आते हैं, तत्कालिक मुगल बादशाह रहते हैं, उन्हीं के दरबार में ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिशों की तरफ से उस समय आते हैं कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आते हैं। तो फिर जहांगीर जो तत्कालिक मुगल बादशाह रहते हैं, उन्होंने उनका भी एकदम अच्छे से आदर सत्कार के साथ क्या किया, आदर सत्कार किया ब्रिटिशों का, और उनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक, कैप्टन हॉकिंस को वहाँ भारत में, लेकिन वो अकेले आए थे एक गुट को लेके। तो वो इसको 1608 में फिर व्यापार करने की उपाधि धारण कर, व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। उसके बाद फिर 1615 में यही ब्रिटिश, 1615 में फिर ब्रिटिश के द्वितीय कैप्टन और व्यापार करने के लिए फिर टॉमस रो आते हैं। कहाँ आएंगे? वो भी वो भी तत्कालिक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में ही आएंगे। ठीक, दो आ गए ब्रिटिशों ने। कौन कौन आया? एक रहा आपका कैप्टन हॉकिंस और कैप्टन टॉमस रो आएंगे। ठीक, और अब टॉमस रो जब 1615 में आते हैं तो उन्होंने 1615 में ही अपनी पहली कोठी ये गुजरात के सूरत में स्थापित करते हैं। गुजरात के सूरत में अपनी ब्रिटिशों ने पहली कोठी स्थापित करेंगे।
ठीक, समझ पाए? ठीक, कारण क्या था वो भी देखिए, गर्म मसाले, गर्म वस्तुओं की बहुलता। ठीक, और साथ में एक कारण याद रखिए, पूर्वी देश की समृद्धता के कारण यूरोपीय देश, जो पश्चिमी देश रहे, ये सब भारत आ रहे हैं, व्यापार करने के दृष्टिकोण से आते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि भारत एक निर्बल देश है, यहाँ गुट डाल के हम शासन भी कर सकते हैं, इस कारण फिर शासन करने लग जाते हैं ये देश। ठीक, तो हम लोग पहले व्यापार देख रहे हैं अभी। तो व्यापार पहले आए, सबसे पहले पुर्तगाल। ठीक, कहाँ है? केरल। केरल के कोच्चिन में अपनी पहली कोठी स्थापित की। ठीक, कब? 1498 में। और उसके बाद फिर 1602 में आएंगे डच आएंगे। डच अपनी पहली कोठी स्थापित करेंगे आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। उसके बाद फिर ब्रिटिश आएंगे 1608 में, कैप्टन हॉकिंस आएंगे जहांगीर के दरबार में। ठीक, उसके बाद 1615 में कैप्टन टॉमस रो आते हैं जहांगीर के दरबार में, और फिर उन्होंने पहली कोठी सूरत में स्थापित करेंगे। ठीक, कोठी मतलब जहां से ब्रिटेन को उनका क्या जाता था जी, जो वस्तु, गर्म मसाले, माल जो रहते थे ना, गुड्स, वो सब सप्लाई होते थे कोठी से। कोठी में मतलब संग्रहण करके रखते थे। ठीक, अब फिर ध्यान दीजिए कि ये डेनमार्क दिख रहा है, डेनमार्क। इस डेनमार्क से 1616 में डेनिश आएंगे। डेनिश जल मार्ग से होते हुए भारत आएंगे। लेकिन याद रखिए, इसको बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे पुस्तक में नहीं दिया रहता है, क्योंकि डेनमार्क के लोग को डेनिश कहते हैं। डेनिश जो रहे, ये सब भारत में अपनी प्रभुता या फिर कोठी या फिर सत्ता स्थापित नहीं कर पाते, और ये वापस लौट जाते हैं, मतलब वापस पराजित होकर लौट जाते हैं, समझिए। ठीक, डेनिश कब आए? 1616 में। ठीक, 1615 में पहली कोठी ब्रिटिश स्थापित करेंगे। उसके बाद फिर ये डेनमार्क वाले डेनिश 1616 में भारत आएंगे, लेकिन ये अपनी सत्ता कोठी स्थापित करने में नाकाम रहते हैं, और ये पुनः यूरोप, डेनमार्क वापस लौट जाते हैं। अब इसके बाद सबको देख लिए, सब सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो ये फ्रांस क्यों रुकेगा? अब फ्रांसीसी आएंगे फिर से जल मार्ग से होते हुए। फ्रांसीसी 1664 में भारत आएंगे। ठीक, 1664 में भारत आते हैं। 1664 में जैसे ही भारत आएंगे तो 1664 में ये अपनी पहली कोठी वही गुजरात के सूरत में ही स्थापित करते हैं। ठीक, सूरत में ब्रिटिशों की भी कोठी रहती है और फ्रांसीसियों की भी कोठी रहती है। गुजरात के सूरत में फ्रांसीसी भी अपनी पहली कोठी स्थापित करेंगे। ठीक, अब देखिए एक बार और फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पुर्तगाली आएंगे आपका 1498 में, 1503 में अपनी पहली कोठी कोच्चिन में स्थापित करेंगे। ठीक, सब जल मार्ग से आते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद फिर पोलैंड से डच आते हैं, 1602 में अपनी पहली कोठी स्थापित करते हैं आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम। फिर ब्रिटिश आते हैं जल मार्ग से होते हुए, तत्कालिक मुगल बादशाह राजा जहांगीर के दरबार में आते हैं। जहांगीर के दरबार में कौन आते हैं? कैप्टन हॉकिंस आते हैं। कब आएंगे? 1608 में। ठीक, उसके बाद 1615 में कैप्टन टॉमस रो आते हैं, और कहाँ? जहांगीर के दरबार में पहली कोठी गुजरात के सूरत में स्थापित करते हैं। ठीक, उसके बाद डेनिश आते हैं। डेनिश अपना प्रभुत्व और प्रभुत्वता क्या है स्थापित नहीं कर पाते और वापस चले जाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर 1616 में डेनिश आएंगे। उसके बाद 1664 में फ्रांसीसी आते हैं, और वे अपनी पहली कोठी गुजरात के सूरत में स्थापित करते हैं। ठीक, सब भारत से व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं। सब भारत में उत्पादित मसाले, गर्म वस्तुओं का यूरोप के बाजारों में क्या करते हैं? वितरण करते हैं। ठीक, विक्रय करते हैं। ठीक, आयात निर्यात करते हैं। ठीक, जिससे यूरोप में उन सब की क्या है? पूर्ति होती है। ठीक, और ये सब जो व्यापार कर रहे हैं, इन देशों को सफलता प्राप्त होती है। तो देखते हैं फिर इन लोग देखते हैं कि भारत में जो लोग हैं ये एकजुट नहीं है, इन पे फूट डाला जा सकता है और यहाँ शासन भी किया जा सकता है। तो ये व्यापार के साथ साथ
उन जगहों पे भी कब्जा करने लगते हैं जहाँ जहाँ कोठी स्थापित किए रहते हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभुत्व स्थापित करते हैं ब्रिटिश। ठीक, बाकी लोग भी ब्रिटिश को देख के अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगते हैं। ठीक, तो देखिए, याद है आपको ब्रिटिशों के अधीन था हमारा भारत, तो ब्रिटिशों ने फिर अब सबको रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो आज मैं वहीं तक बता के फिर आपकी क्लास एंडिंग करूंगा। कल मैं आपको छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा। परसों की क्लास में फिर बताऊंगा कि कौन कौन से युद्ध में रिप्लेस होगा। आज युद्ध का नाम बस बताऊं। ठीक, देखिए, सबसे पहले पुर्तगाल आएंगे। ठीक, पुर्तगालियों को ना फिर ब्रिटिश लोग रिप्लेस कर देते हैं वापस। ठीक, लेकिन याद रखिए, पुर्तगालिया जब वापस आते हैं तो इनके पास भारत में 2-3 जगह रहती है, जैसे गोवा, दमन, दीव, ये सब पुर्तगालियों के अधीन रहता है। ठीक, जो जब हमारा देश आज़ाद होता है तब ये सब को हमारे भारत में शामिल किया जाता है। ठीक, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आएगा। ठीक, उसी के तहत 1960 में इन सबको भारत में शामिल कर लिया जाए। गोवा एक राज्य बनेगा, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। ठीक, समझ पाए। इसके बाद पुर्तगालियों को ब्रिटिश रिप्लेस करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर जो डच आएंगे, डच को डच लोगों को 1759 में फ्रांसीसी रिप्लेस कर देते हैं। फ्रांसीसी लोग रिप्लेस करके वापस भेज देते हैं। कब? 1759 में। ठीक, डेनिश तो वापस जा ही चुके हैं। अब ब्रिटिश जो सत्ता रहेगी, ठीक, फिर ना जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी बचे हुए हैं, तो ब्रिटिशों ने फ्रांसीसी को रिप्लेस कर देंगे। 1760 में इनके समक्ष थर्ड आंग्ल कर्नाटक युद्ध होगा। ठीक, या फिर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होगा, और उससे जो फ्रांसीसी रहते हैं वो उनको रिप्लेस कर देते हैं। इसी में पेरिस की संधि होगी, और पेरिस की संधि से वे वापस चले जाते हैं कहाँ? फ्रांस, और ये बोलते हैं कि अब हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ओनली बचता है भारत में ब्रिटिश। ठीक, वांडीवास का युद्ध होता है और पेरिस की संधि 1759 से लेके 1762 तक के होता है। थर्ड आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध 1763 में संधि होती है और ये वापस चले जाते हैं। ठीक, समझ पाए। अब इसके बाद फिर अब जो ब्रिटिश की सत्ता रहेगी ये कैसे इतना समझ में आया। ठीक, अब ब्रिटिश बस जो रहेगी इस पूरा साम्राज्य विस्तार कर लिए, अब अकेले एकमात्र भारत में व्यापार कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि भारत में लोगों की दुर्बलता है, दुर्बलता के कारण यहाँ व्यापार किया जा सकता है। इस कारण ये अब भारत में क्या कर रहे हैं, व्यापार करने की दृष्टिकोण, शासन करने की दृष्टिकोण से व्यापार किए जा रहे हैं, तानाशाही नीति चला रहे हैं अपनी व्यापार के जरिए ही। तो अब ये देख रहे हैं कि भारत में देसी रियासत भी है, तो अब इनको देसी रियासतों को भी परास्त करके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना होगा। इसी कारण ये पूरे भारत में कब्जा करके व्यापार भी कर सकते हैं और यहाँ शासन भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये देसी रियासतों को पराजित करेंगे। ये क्लास हम नेक्स्ट हिस्ट्री की क्लास में देखेंगे। आज जितना बताएं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन क्यों आए, कारण, ठीक, कैसे कैसे आए, ठीक, कहाँ कहाँ कोठी स्थापित की, कब कब आए, वो सब बताया हूँ। साथ में ये बताया कि किसने किसको रिप्लेस किया। ठीक, सबसे पहले ब्रिटिशों ने पुर्तगाल को रिप्लेस किया, पुर्तगाल के बाद फिर फ्रांसीसियों ने डच को रिप्लेस किया, और उसके बाद ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और जो डेनिश रहे वो तो खुद से वापस चले गए। ठीक, इतना समझ पाए। इसके बाद हम आगे कल हम छत्तीसगढ़ की क्लास लेंगे, छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे। इसके बाद हम परसों की क्लास में फिर देखेंगे कि रियासतों में ब्रिटिश साम्राज्य ने कैसे कब्जा किया, कौन कौन से रियासत रहे।
ठीक, इतना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू। पढ़ते रहे, मैप बनाए, जो भी बताया हूँ नोट डाउन करिए और अच्छे से पढ़िए, अपने गोल पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए। ठीक, हम आपके साथ हैं, हम आपको हमेशा ऐसा ही पढ़ा रहे हैं जब तक कोरोना वायरस हमारे भारत में वैश्विक महामारी के तौर पर फैला हुआ है, वो ठीक नहीं हो जाता, उसका रोकथाम होगा। उसके बाद आपकी क्लासेस हम इसी तरह अपने ट्यूटोरियल, कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल में लेंगे और वहाँ हम लाइव पढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू। और ये क्लास जो हुई है, जो भी चीज़ समझ में नहीं आया होगा, आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे को, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक, मेरे कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के स्टूडेंट के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें चर्चा करिए। जो भी समझ में नहीं आता है क्लास में एक बार और मैं बताऊंगा। ठीक, अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार और लाइव क्लास इसी चीज़ की आपके लिए फिर से पढ़ा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। आप पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है मेरे से कंसल्ट करिए, पूछिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड carry on your study. You can and you will, guys. Thank you so much.